वेलकम बैक एवरीवन। पार्लियामेंट के चैप्टर में आज देखेंगे इलेक्शंस टू लोकसभा, देन इलेक्शंस टू राज्यसभा। ये टॉपिक लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है बट इसको भी कवर करेंगे। देन है ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज एंड मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सबसे पहले देखिए इलेक्शंस टू लोकसभा। इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए लोकसभा की सीट्स है 543। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजंस दी हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। पहले तो इन सीट्स की एलोकेशन करी जाएगी डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि हर एक स्टेट की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए लोकसभा में। तो पहले इन सीट्स को एलोकेट करा जाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग रेशो दी है, अलग फॉर्मूला दिया है। फिर उसके बाद विद इन अ स्टेट बाउंड्रीज सेट करी जाएंगी इलेक्शंस के लिए, या फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, उसके लिए अलग फॉर्मूला दिया है। देखिए सबसे पहले इन 543 सीट्स की एलोकेशन क्या होगी, ये है फर्स्ट प्रोविजन। इसके लिए फॉर्मूला है कि देखिए अब जो सीट्स एलोकेट करी जाती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है, बट क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आप पॉपुलेशन को कंसिडर तो करिए बट आप एक रेशो को मेंटेन करके चलिए। और रेशो क्या होगी, पॉपुलेशन एंड सीट्स जितनी भी होंगी लोकसभा में। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर उत्तर प्रदेश की अगर एग्जाम्पल ने से इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 80 मिलियन। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, जस्ट ये एग्जांपल है एक। और इसको जो सीट एलोकेट करी गई है वो है 80। तो ये रेशो कितना बन जाएगा, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1। मतलब कि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 1 सीट है, या फिर हर 10 लाख लोगों के लिए 1 सीट है उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही अगर हम वेस्ट बंगाल पर चलें, मान लीजिए इसकी पॉपुलेशन है 40 मिलियन और इसको सीट एलोकेट करी गई है 40। तो ये भी देखिए अब रेशो तो सेम है ना, ये भी अब देखिए 1 मिलियन एंड 1 सीट, हर 1 मिलियन के लिए 1 सीट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आप पॉपुलेशन को तो देखिए, बट क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है तो आप इस रेशो को मेंटेन करके चलें। ये रेशो हर एक स्टेट में सेम रहना चाहिए, सीट्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो पहले तो ये प्रोविजन थी, तो इस प्रोविजन को, इस रेशो को मेंटेन करके रखा जाएगा पूरे इंडिया में ही हर एक स्टेट के लिए। तो ये देखिए ये फर्स्ट प्रोविजन होगी कवर। अब देखिए सीट्स की एलोकेशन हो चुकी है, उसके बाद अब विद इन अ स्टेट देखना है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे डिवाइड करा जाएगा विद इन अ स्टेट। अब देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिवाइडेड बाय जो सीट्स एलोकेटेड है या फिर जो भी मेंबर है। अब देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर एक स्टेट को इलेक्शन इजीली कंडक्ट हो पाए, तो विद इन अ स्टेट हर एक स्टेट को ही डिफरेंट बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक अलग बाउंड्री होगी और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अलग होगा। ये एक अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। देखिए अब सिनेरियो क्या होता है, अब की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है कि हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर सकता था। मतलब कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी एक पर्सन इलेक्शन फाइट कर सकता था। और तब ये फॉर्मूला, जो ये वाला जो फॉर्मूला था, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहता था कि जो भी पॉपुलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसको उस मेंबर से या फिर जितने भी जो मेंबर होंगे उनसे डिवाइड करा जाएगा। बट अब क्या है, अब तो मेंबर सिर्फ एक ही है और पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी होगी उसके लिए एक ही मेंबर फाइट करेगा। तो अब ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट पहले था कि पॉपुलेशन को डिवाइड करा जाएगा जितने भी मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। बट क्योंकि अब एक ही मेंबर है तो ये फॉर्मूला अब काम नहीं करता है। तो इन 2 प्रोविजंस को देखा जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेट करने से पहले या फिर सीट की एलोकेशन से पहले। अब देखिए ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी सीट की एलोकेशन करी जाएगी तब 6 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट की। अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है तो उस केस में ये वाली जो सीट की एलोकेशन वाला प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा या अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करा है। फर्स्ट, डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब कि विद इन इंडिया डिफरेंट स्टेट में भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और वो कैसे रहेगी, इस पॉपुलेशन, इस रेशो की वजह से। ये जो हमने देखा रेशो वाला कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। दूसरा, विद इन स्टेट भी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करा गया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी मेंबर्स फाइट कर रहे होंगे
उनका रेशो भी जो पॉपुलेशन होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी पॉपुलेशन होगा और जितने भी मेंबर फाइट कर रहे होंगे उनमें भी एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। बट क्योंकि अब सिर्फ एक ही मेंबर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता है तो ये क्राइटेरिया उतना एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए इसमें ना एक पॉपुलेशन की बात करी गई है। हर एक चीज में हमने ये देखा है ना कि पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करा जा रहा है, नंबर ऑफ सीट्स को भी, या फिर जितने भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में फाइट कर रहे हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है वो 1971 सेंसस पर ही फिक्स करी गई है। अब भी 2026 तक 1971 सेंसस के बेसिस पर ही पॉपुलेशन को कंसिडर करा जाएगा। ऐसा क्यों है? इसके लिए देखिए हमने देखना है पहले तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। देखिए लोकसभा इलेक्शन के लिए एक तो सीट्स की एलोकेशन होती है और दूसरा स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए इसकी पावर दी फिर पार्लियामेंट को कि आप ही अथॉरिटी भी सेट करिए, आप ही मैनर भी डिसाइड करिए ये इन सब चीज़ों के लिए। और इसके लिए पार्लियामेंट लेके आती है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स। अब ये जो एक्ट्स आते हैं, जितने भी डिलिमिटेशन कमीशन जो भी काम करेगा वो सेंसस के बेस पर ही करेगा। सबसे पहले देखिए 1952 में, फिर 10 साल बाद 1962, ऐसे ही देखिए आगे ये एक्ट्स आते जाएंगे हर एक सेंसस के बेस पर। थोड़ा सा देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। इसका मेन काम होता है इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटअप करना या फिर इन बाउंड्रीज को लिमिट करना। क्योंकि देखिए हर बार हर एक स्टेट की पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी। अब पॉपुलेशन तो किसी भी स्टेट की फिक्स नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे ये वाले सेंसस आएंगे, मान लीजिए ये 1952 का सेंसस आया था और इसके बाद जो यूपी की पहले पॉपुलेशन थी वो 30 करोड़ थी। अब 1952 के सेंसस ने चेक करा कि ये पॉपुलेशन तो अब हो चुकी है 40 करोड़। तो अब फिर डिलिमिटेशन कमीशन इस 40 करोड़ पॉपुलेशन के बेसिस पर ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेट करेगा या फिर बाउंड्रीज को सेट करेगा विद इन स्टेट। तो ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। डिलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। देखिए अथॉरिटी किसने दी? पार्लियामेंट ने। बट डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और वो ये काम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प से। इसके अलावा इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है डिलिमिटेशन कमीशन की? एक तो होगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, देन उसके बाद खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए डेटा था, इसको आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा वो सेंसस के बेस पर काम करेगा। हर एक सेंसस के बाद जैसे भी पॉपुलेशन किसी स्टेट की चेंज हो जाएगी उसी पॉपुलेशन के बेसिस पर ही स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेट करा जाएगा या फिर बाउंड्रीज को सेट करा जाएगा। और इसकी डिलिमिटेशन कमीशन की ये है कॉम्पोजिशन और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए 1971 का सेंसस अभी तक क्यों यूज करा जा रहा है? इसका रीजन है अब तक देखिए जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, जितनी भी इंडिया की सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन को कम कर लिया है, बट बाकी का जितना भी इंडिया है वहां पर इतनी पॉपुलेशन कम नहीं हुई है। तो ये लोग हमेशा डिसएडवांटेज पे आ रहे थे सदर्न इंडिया की साइड से। क्योंकि देखिए जैसे ही इनकी मान लीजिए अब सेंसस हुआ है 2020 में, 2020 के सेंसस ने देखा कि सदर्न इंडिया की पॉपुलेशन तो कम हो चुकी है, तो लोकसभा में अब इनके पास सीट्स भी तो कम चली जाएंगी ना, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पर ही तो सीट्स हैं। तो इसी वजह से इन लोगों को डिसएडवांटेज हो रही थी और इन लोगों ने ही ये इशू रेज करा था सदर्न इंडियन स्टेट्स ने। इसकी वजह से ही पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स को एनकरेज करने के लिए कि बाकी की जितनी स्टेट्स हैं वो भी पॉपुलेशन को कम करने के एफर्ट्स डालें, सिर्फ सदर्न इंडियन स्टेट्स ही नहीं। इसीलिए ही 1971 सेंसस पर ही अभी तक सीट्स को फिक्स करा गया है ताकि सदर्न इंडियन स्टेट्स डिसएडवांटेज पर ना रहें। अब देखिए इससे रिलेटेड ना कुछ ये अमेंडमेंट्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। सबसे पहले ये तो हमने देख लिया कि 1971 सेंसस पर ये फिक्स कर दिया गया है। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फ्रीज करा था 1971 सेंसस पर।
उसके बाद आती है 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001। इसने सुजेस्ट करा 1991 का सेंसस, बट अभी तक इसको भी नहीं यूज़ करा जा रहा है। देन उसके बाद आती है 97 अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसने सुजेस्ट करा 2001 का सेंसस, बट देखिए इससे इन सारे सेंसस को ना यूज़ नहीं करा जा रहा है। 2001 इन सारी अमेंडमेंट्स ने सुजेस्ट तो करा है, बट 42 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1971 का सेंसस ही अभी तक यूज़ करा जा रहा है। और अब आगे चलते हैं, रिजर्वेशन कैसे होगी। देखिए जब भी इलेक्शंस होंगे, SC ST OBC इन सारी कम्युनिटीज़ की रिजर्वेशन की भी तो बात करी जाएगी। रिजर्वेशन के बेसिस पर इनको भी सीट्स एलोकेट करी जाएंगी, तो इनको भी पॉपुलेशन बेसिस पर ही, पॉपुलेशन रेशो के बेसिस पर ही सीट्स एलोकेट करी गई हैं। जैसे इनको इन जनरल ये वाली रेशोज यूज़ करी जा रही थी, सेम ही वे में जितनी भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में SC या ST की पॉपुलेशन होगी, उसी पॉपुलेशन के बेसिस पर ही इनको भी सीट्स एलोकेट करी जाएंगी। एंड 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने इस रिजर्वेशन को 2020 तक फिक्स करा था। अब देखिए हर 10 साल तक ना इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड करा जा रहा था, जैसे बाकी की प्रोविजंस चल रही थी। नॉमिनेशन के टाइम पर भी हमने देखा था कि राज्यसभा लोकसभा की जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको भी हर 10 साल एक्सटेंड करा जा रहा था। बट 104 अमेंडमेंट एक्ट ने जो लोकसभा के 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनको तो हटा दिया, बट इसी अमेंडमेंट एक्ट ने ही SC ST की जो रिजर्वेशन है इसको 2030 तक कंटिन्यू रखा है। तो अभी ये जो रिजर्वेशन है 2030 तक कंटिन्यू रहेगी। बट देखिए ये रिजर्वेशन तो है, इनको सीट्स तो इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर मिली हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेपरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट होंगे। इसका मतलब क्या है कि बाकी की जितनी भी सारी पॉपुलेशन होगी वो भी इनके लिए इक्वली ही वोट करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई SC की सीट है, मान लीजिए कि कोई ऐसी सीट से कोई कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए फाइट कर रहा है, और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ SC पॉपुलेशन ही उस कैंडिडेट के लिए वोट करेगी। इन जनरल बाकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो सारी पॉपुलेशन इस कैंडिडेट के लिए वोट कर पाएगी। मतलब कि कम्युनल इलेक्टोरेट को या फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को खत्म कर दिया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। अब इसके लिए भी देखिए ये सेम वाली ही अमेंडमेंट्स हैं 84 एंड 87। जैसे 84 एंड 87 ने 1991 एंड 2001 का सेंसस सुजेस्ट करा था, ऐसे ही 84 एंड 87 अमेंडमेंट ने SC ST की रिजर्वेशन के लिए 1991 एंड 2001 का सेंसस सुजेस्ट करा था। बट ठीक है, वो चीज़ अभी है नहीं, 1971 का सेंसस ही चल रहा है। अब देखते हैं कि इसका इलेक्शन लोकसभा का होता कैसे है। ये तो हमने देख लिया ना कि पहले सीट्स कैसे एलोकेट करी जाएंगी, फिर विद इन अ स्टेट बाउंड्रीज कैसे सेट करी जाएंगी, पॉपुलेशन के लिए कौन सा सेंसस यूज़ होगा और क्यों यूज़ हो रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। अब इलेक्शन होंगे कैसे, तो इलेक्शन होंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पर। इसी सिस्टम के और नेम भी है सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसी को ही प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं एंड सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। देखिए सारे नाम आपने याद रखने हैं, सारे नेम ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्लूरैलिटी सिस्टम। इसको ना हमेशा प्रीलिम्स में MCQ में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करा जाता है कि इसको मेजॉरिटी सिस्टम सिंपल बोला जाए या फिर प्लूरैलिटी सिस्टम, तो आपने हमेशा प्लूरैलिटी सिस्टम ही मार्क करना है। अब देखिए सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रहे हैं, वो तो अपनी इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे ही, है ना। बट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी, मान लीजिए बीजेपी एक पार्टी है, वो अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगी। अब हर एक कैंडिडेट, एक तो इंडिपेंडेंट हो गया एक साइड पर, और दूसरे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉमिनेट करे हैं। अब ये मेंबर आ गए, ठीक है, हर एक पार्टी के या फिर इंडिपेंडेंट आ गए। अब इस हर एक मेंबर के लिए एक जियोग्राफिकल एरिया होगा, और वो जियोग्राफिकल एरिया कौन सा था, जो कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी विद इन अ स्टेट। देखिए पंजाब की ये स्टेट है, ये एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, इस बाउंड्री के लिए एक मेंबर को नॉमिनेट कर दिया। अब देखिए इसको क्या बोला जा रहा है, एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले ऐसा नहीं था, अब क्या है, एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही मेंबर होगा। पॉलिटिकल पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही मेंबर को नॉमिनेट करेगी। पहले क्या था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक मेंबर भी इलेक्शन के लिए फाइट कर सकता था। इसी की वजह से ही ये जो विद इन स्टेट वाला फॉर्मूला था, रेशो वाला, वो यूज करा जाता था। अब देखिए
इसके लिए आ गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके बाद फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी पॉपुलेशन होगी, अब मान लीजिए इस पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन है 10 लाख, ये 10 लाख लोग ही इस मेंबर के लिए अब वोट डालेंगे, वोट वो लोग कास्ट करेंगे, और जैसे ही इस मेंबर को मेजॉरिटी वोट मिलेगी, अब देखिए इस मेजॉरिटी को मैंने क्यों हाईलाइट करा हुआ है, इसको देखिए मैंने ब्लैक से मार्क करा है, क्योंकि मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि इसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगी या फिर मोर देन 50% वाली मेजॉरिटी की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पर बात करी जा रही है प्लूरल मेजॉरिटी की। मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर इसी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अब बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा, है ना। अब इसी एक सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो सकता है और यहाँ पर आपका कैंडिडेट भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कैंडिडेट को सीट मिली है, से 30 सीट इसको मिल गई, और जो कांग्रेस का है उसको मिल गई है 25, और जो आपका है उसको मिल गई है से 35, ठीक है। तो देखिए किसी के पास भी मोर देन 50% तो सीट है नहीं, मतलब मोर देन 50% वोट तो किसी के पास भी नहीं है, बट क्योंकि जो आपका कैंडिडेट है उसके पास इनके कंपैरिजन में, देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पास 35% का शेयर आ चुका है, बट मेजॉरिटी नहीं है, मोर देन 50% नहीं है, बट फिर भी आपका कैंडिडेट विन कर जाएगा, ये आपका कैंडिडेट ही जीत जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कंपैरिजन में इसके पास प्लूरैलिटी वोट थी। तो देखिए अब इससे ये भी पता चलता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की क्या डीमेरिट है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, कि सारे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये स्मॉल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, देखिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी और ये जो कांग्रेस, ये दोनों मिलकर कितना इनका आ रहा था शेयर, इनका शेयर था 55, देखिए इनका शेयर था 55, मेजॉरिटी लोगों को तो छोड़ दिया ना, लेकिन क्योंकि आपके पास 35 आ चुका था, इसके पास प्लूरैलिटी वोट्स आ चुके थे, इसकी वजह से यही जीत गया। तो इतना सारा जो 55% बाकी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का शेयर था, बाकी के 55% लोग थे, उनको छोड़ दिया गया इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। फिर भी इसी को ही चूज करा गया लोकसभा इलेक्शंस के लिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चूज नहीं करा गया। ऐसा देखिए क्यों करा गया, एक तो जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब इंडिया की जो लिटरेसी लेवल था उतना ज़्यादा था नहीं, और हमने जिसने भी अगर प्रेसिडेंट में के टाइम पर मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करा है, तो हमने देखा है कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पहले हर एक बंदा अपनी प्रेफरेंस मार्क करता है, उसके बाद अगर तो किसी के पास मेजॉरिटी आ जाती है तो वो तो जीत जाता है, लेकिन जो बाकी के होते हैं उनका फिर वोट आगे आगे ट्रांसफर करा जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ पाना डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को छोड़ दिया गया। और दूसरा, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये मल्टीपल पार्टी सिस्टम को भी प्रमोट करता है, उसको भी एनकरेज करता है। कैसे, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हर एक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, हर एक इवन स्मॉल ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगर ऐसा रहेगा तो इवन जो स्मॉल पार्टीज होंगी, कोई मान लीजिए एक ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन जस्ट 1 लाख है, अब वो भी अपनी एक पार्टी फॉर्म कर लेगा, क्योंकि अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, तो इस एक ग्रुप को भी एक अलग से सीट देनी पड़ेगी, इसको भी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए कि हर एक इंडिविजुअल ग्रुप अपनी पार्टीज बनाने लग जाएगा, तो इससे माइनॉरिटी थिंकिंग प्रमोट होगी, इससे ग्रुप इंटरेस्ट प्रमोट होंगे। हर एक इंडिविजुअल माइनॉरिटी या फिर हर एक ग्रुप सिर्फ अपना ही सोचेगा, ओवरऑल इंडिया की यूनिटी को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही देखिए ये इंटीमेट कांटेक्ट जो होते हैं वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसको भी ये खत्म करेगा या फिर एलिमिनेट करेगा, क्योंकि देखिए अब तो पार्टी फाइट कर रही है ना, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एक छोटा सा भी ग्रुप है उसकी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट एक लेके आएगी, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी का कोई फेवरेट कैंडिडेट भी था जिसने उस जगह के लिए बहुत ज्यादा काम करा था, बट तो उस फेवरेट पर्सन को छोड़ दिया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी फाइट करेगी, चाहे उसमें फिर वो फेवरेट पर्सन उन लोगों का हो या फिर ना हो। तो इन सारी चीजों की वजह से ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को छोड़ दिया गया था। देखिए लक्ष्मीकांत में ना एक चीज दी गई है कि 2 तरह के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो कि राज्यसभा इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, देन उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए यूज होता है। ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है मेथड कैसे चलता है विद एग्जांपल। उसके बाद एक सेकंड टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है लिस्ट सिस्टम, वो इंडिया में यूज नहीं होता है।
अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एक और भी डिसएडवांटेज है कि बाई पोल्स कंडक्ट करवाने की एडवांटेज नहीं देता है। देखिए, जब भी किसी एमपी या फिर एमएलए की डेथ होगी या फिर वो उसने रिजाइन कर दिया तो एक सीट वैकेंसी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर विद इन 6 मंथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जिसको बाय पोल्स बोल देते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये लीवर नहीं मिलता है कि बाय पोल्स को कंडक्ट करवाया जाए। तो ये तो सारा था इलेक्शन मेथड लोकसभा के लिए। अब चलते हैं राज्यसभा इलेक्शन मेथड। राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं या फिर सिंपली एमएलएज ही वोट करेंगे। और वोटिंग मेथड क्या होगा? अगेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ओपन बैलेट सिस्टम। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या था? सीक्रेट बैलेट सिस्टम। अब देखिए, जब भी राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे तो उस केस में जो लेजिस्लेटर्स होंगे, क्योंकि देखिए हमें पता है कि राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है, टर्म होती है, वो 6 ईयर की होती है। बट एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। उन रिटायर्ड मेंबर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सारे लेजिस्लेटर्स हर 2 साल एक राज्यसभा के लिए न्यू बैच मेंबर्स का भेजेंगे। जितने भी राज्यसभा के एमपीज होंगे इलेक्शंस फाइट करने के लिए, लेजिस्लेटर्स हर 2 साल में एक अलग बैच भेजेंगे। नौ यहाँ पर भी अगर 1/3 मेंबर सिंपली रिटायर होते हैं तो उस केस में तो पोल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, मतलब कि इलेक्शंस होंगे। बट अगर किसी एमपी की रेजिग्नेशन होती है, डेथ होती है या फिर उसको डिस्क्वालीफाई करा जाता है, तो इस केस में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाए जाते, यहाँ पर बाय पोल्स ही होते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट राज्यसभा के लिए फाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी होगा। तो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी पार्टी जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेट करेगी राज्यसभा इलेक्शन के लिए, उसको उसका नाम असेंबली के या तो 10 मेंबर्स प्रपोज करें। देखिए और की कंडीशन है, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो और या फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? हाउस में पार्टी की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 10% इसका नाम प्रपोज करेगा। और इन दोनों कंडीशंस में जो भी कम वाला होगा वो क्राइटेरिया इस कैंडिडेट को फुलफिल करना होगा। देखिए क्या है, पहले तो या तो 10 मेंबर्स जो होंगे हाउस के वो इसका नाम प्रपोज करेंगे, या फिर जो पार्टी की जो भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट का नाम सुजेस्ट कर रही है उस पार्टी की जितनी भी लोकसभा में स्ट्रेंथ होगी उसका 10%, स्ट्रेंथ का 10% इस कैंडिडेट का नाम प्रपोज करा जाएगा। फिर ये कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए फाइट कर सकता है। अब अगर इंडिपेंडेंट की बात करें, ये तो किसी पार्टी से आ नहीं रहा है, इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, देखिए असेंबली के सिंपल 10 प्रपोजर्स ही इसका नाम सुजेस्ट करेंगे। इसके लिए पार्टी की स्ट्रेंथ की बात तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये किसी पार्टी से आ ही नहीं रहा है। और किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा में विन करने के लिए एक कोटा सिक्योर करना होगा, क्योंकि देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था कि कैंडिडेट को विन करने के लिए एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना पड़ता था। ऐसे ही राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए भी इसको विन करने के लिए भी एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट ही सिक्योर करना होगा। और ये वोट ऑफ कोट क्या करता है? कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट +1 एंड +1 इन क्वोशंट। जब भी एमएलएज इस सिस्टम के थ्रू वोट करेंगे, वोट करने के बाद कैंडिडेट को ये कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि असेंबली में किसी पार्टी के हैं 180 एमएलएज, और जो सीट है जिसके लिए राज्यसभा के कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो सीट्स हैं 10 सीट्स। मान लीजिए ये सीट्स हैं 4 सीट्स, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना, 4 सीट्स है ये, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करा जाएगा? कोटा ऑफ वोट क्या होगा? 180 को डिवाइड करा जाएगा 4 + 1 एंड इन क्वोशंट 1। तो ये कितना आ जाएगा? 36 + 1 5, हाँ ये बन रहा है ना 37। तो किसी भी कैंडिडेट को इतना कोटा ऑफ वोट सिक्योर करना पड़ेगा इलेक्शन में विन करने के लिए, फॉर राज्यसभा एमपी बनने के लिए, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर ना एक दिक्कत भी आती है। अब अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी है असेंबली में, ठीक है, उसी पार्टी के ही एमएलए भी असेंबली में ज़्यादा होंगे, और अगर एमएलए ज़्यादा है तो वोटिंग का जो वैल्यू होगा उन्हीं एमएलएज का, उसी पर्टिकुलर पार्टी के एमएलएज का वोटिंग शेयर भी ज़्यादा होगा, और चांस क्या रहेगा कि वो उसी पार्टी का कैंडिडेट भी राज्यसभा में एमपी बनेगा।
अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ की बात करी गई थी, ये ओपन बैलेट सिस्टम। ये क्या है, देखिए एमएलएज वोट कैसे करते हैं। जब भी वो वोट करेंगे उनको एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर पर क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो वो अपनी प्रेफरेंस मार्क करेंगे। अब देखिए उन्होंने अपनी प्रेफरेंस मार्क कर दी, अगर किसी कैंडिडेट ने ये कोटा सिक्योर कर लिया वो तो विन कर जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स को नहीं मिला है क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो उनकी वोट्स आगे आगे फिर ट्रांसफर करी जाएंगी। तो ये था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये ओपन बैलेट सिस्टम क्या कहेगा कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होगा वो अपना एक एजेंट सेटअप करेगा, वो अपना एक एजेंट लेके आएगा। इस ऑथराइज्ड एजेंट को एमएलए का जो भी बैलेट पेपर होगा वो एमएलए इस ऑथराइज्ड एजेंट को अपना बैलेट पेपर शो करेगा। अब ये जो एजेंट होगा वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ही होगा जिसका एमएलए है, तो वो एमएलए इस एजेंट को अपना बैलेट पेपर शो करेगा और उसके बाद में फिर बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा करा जाता है क्रॉस वोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्रॉस वोटिंग क्या है? अब मान लीजिए कि कैंडिडेट है बीजेपी का, है ना, एमएलए इसका वोट कर रहा है किसी एमपी राज्यसभा एमपी के लिए, बट इसने क्या कर दिया, इसने क्योंकि अब सीक्रेट बैलेट पेपर था तो ये तो बीजेपी का जो पॉलिटिकल पार्टी होगी ये तो चेक कर नहीं पाएगी क्योंकि इसने कोई एजेंट भी नहीं रखा है इसके लिए। तो ये एमएलए किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट को प्रेफरेंस ना दे दे, उसका नेम मार्क ना कर दे। इसी के लिए ही, इस क्रॉस वोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही ये बीजेपी अपना एक एजेंट रखेगी, उस ऑथराइज्ड एजेंट को फिर ये एमएलए अपना बैलेट पेपर शो करेगा और उसके बाद ही बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। तो ये था इलेक्शन सिस्टम राज्यसभा का, और जिसके बाद ही फिर सारा जो सिस्टम होगा वो चेक करा जाएगा, ये कोटा चेक करा जाएगा, जिसके पास ये कोटा आ जाएगा वो कैंडिडेट फिर विन कर जाएगा। अब देखिए चलते हैं कि ड्यूरेशन क्या है दोनों हाउसेस की। सबसे पहले देखिए राज्यसभा, जो फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी वो थी 1952 में। ये एज फैक्चुअल डेटा आप याद रख लीजिएगा। अब क्योंकि ये देखिए एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, तो ये डिसॉल्व तो नहीं होगी लाइक लोकसभा, बट हर सेकेंड ईयर इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उसके लिए फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट कुछ कैंडिडेट का नेम नॉमिनेट करेगा। और देखिए ये जो कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, ये बार बार री इलेक्ट भी हो सकते हैं और प्रेसिडेंट एक सेम कैंडिडेट को बार बार नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी ना ऑफिस की टर्म जो थी वो फिक्स नहीं करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को, और इसके लिए पार्लियामेंट लेके आता है रोपा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और इस एक्ट ने फिर टर्म फिक्स करी 6 ईयर। और इसी रोपा एक्ट ने प्रेसिडेंट को भी एक पावर दी कि जो फर्स्ट बैच होगा राज्यसभा का, उसके मेंबर्स का जो टर्म होगा वो प्रेसिडेंट खुद कर्टेल कर सकता है। ऐसा क्यों करा गया था? देखिए क्या रखा गया था राज्यसभा में कि हर सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन टर्म कितनी थी? 6 ईयर। जो फर्स्ट लोकसभा राज्यसभा चल रही थी 1950 के बाद, देखिए अब कैंडिडेट्स को थोड़ी ना पता था कि वो लोग सेकेंड ईयर में ही रिटायर हो जाएंगे, तो वो लोग तो डिसएडवांटेज पर आ गए थे। तो इसीलिए ही इस रोपा एक्ट ने फिर प्रेसिडेंट को पावर दी कि आप ही डिसाइड करिए कि कौन से मेंबर की टर्म जो होगी वो कर्टेल करी जाएगी। और इसी रोपा एक्ट ने ही प्रेसिडेंट को ये भी पावर दी कि राज्यसभा मेंबर्स का ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट भी वो डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये तो था राज्यसभा की टर्म ड्यूरेशन, तो वो कितनी हो गई अब 6 ईयर्स। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जब भी न्यू लोकसभा इलेक्ट होगी उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर तक लोकसभा की टर्म रहेगी। अब देखिए इस टर्म को एक्सटेंड भी करा जा सकता है और इसका एक ही मेथड है और वो है नेशनल इमरजेंसी, जिसका मिसयूज भी करा गया था 1975 में, हर 1 ईयर करके। देखिए क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में क्या प्रोविजन है कि एवरी 1 ईयर इनडेफिनेट पीरियड के लिए लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड करा जा सकता है। और अगर ऐसा करा जा रहा है 1976 में, फिर उसके बाद 1977, देखिए हर 1 ईयर, अब ये इनडेफिनेट पीरियड कितने भी टाइम के लिए ऐसा करा जा सकता है। और अगर ऐसा है इट मीन्स इलेक्शंस को भी इवेड करा जा रहा है, तो इसीलिए ही फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आई थी बाद में। ओके, ये हमने सारी चीज़ें नेशनल इमरजेंसी में कवर करी हैं तो यहाँ पर नहीं देखेंगे।
और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी फिर ख़त्म हो जाएगी एंड विद इन 6 मंथ ही लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगी, और जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व करेगी उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, बट पावर किसके पास रहती है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ने से पहले सम ऑफ यू वर आस्किंग मी टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स सीरीज एंड सम वर आस्किंग मी टू स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। I will start teaching, but remember guys, I can't take up all the subjects at the same time because of my own limitations। मेरा अपना काम भी होता है, बट इतनी गारंटी है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाऊंगी। बट इफ़ यू गाइज आर इन हरी देन कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को कैसे स्केड्यूल करना चाहिए, या तो फिर 2-2 दिन का ही हो पाएगा कि हाँ 2 दिन में एक सब्जेक्ट, देन नेक्स्ट 2 दिन में कोई और सब्जेक्ट। तो आपको कमेंट में वो चीज़ बतानी पड़ेगी। आप सुजेस्ट करें, कमेंट तो आप करते ही बहुत कम हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना इशू नहीं है। बट स्टिल अगर आपको ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो उसके लिए आपको एक थोड़ा ना सुजेशन देना पड़ेगा कि हाँ कैसे फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलूँ। अब ये जो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।